स्किल वेव यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करने चल रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम अगस्त में जो हो रहे हैं एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम्स, उसके लिए हम लोग 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ करने चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे 20 क्वेश्चंस के साथ। पिछली 20 क्वेश्चंस की क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड क्लास में भी एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेसी करेंगे, जो कि आपका फर्स्ट मॉड्यूल था। ठीक है, उससे पहले स्टूडेंट्स आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 23 अगस्त से जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें 3 अलग अलग पार्ट्स के पोर्शन एक ही पेपर में आएंगे, जिसमें आपके एक पार्ट होगा ट्रेड थ्योरी, एक पार्ट होगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, और एक लास्ट पार्ट होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जिसको हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। तो अगर आपने पढ़ रखा है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसके एडिशन में भी आप बहुत सारे क्वेश्चन जानते होंगे। बट अगर अभी तक आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया तो एटलीस्ट आप ये 200 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइएगा। ये आपके लिए एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो हैं जो भारत स्किल वेबसाइट से लिए गए हैं, जिसमें क्वेश्चन बैंक्स पड़ी हुई हैं, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हैं, जिससे लगातार एनसीवीटी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते रहे हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने चल रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अगर आप अभी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आते हैं ये वीडियोस। पिछला लेक्चर आपने देखा ही था, तो अगर वो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा उस पर। ठीक है, और आज की क्लास कैसी लगेगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट होती है तो ज़रूर इस पर कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना ये क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लोग 21 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ देखिए, एक ये जो है ये तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फिर भी नहीं अगर आपको मालूम है तो एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, पहला मॉड्यूल इंग्लिश लिटरेसी, जो कि अभी हम लोग करने चल रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट सेकंड का है ये आपका। ठीक है, मॉड्यूल फर्स्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर लिटरेसी, मींस कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आपके इस सब्जेक्ट में वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। उसके अलावा देखिए हम लोग को 8 मॉड्यूल पढ़ने हैं, लगभग 12 से 15 क्लासेस होंगी, और उसमें आपका मैं कंप्लीट 200 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, आज 21 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपके लिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। ठीक है, एक सेंटेंस गिवन है आपको स्टूडेंट्स, और सेंटेंस में ये बोला गया है कि आप इसमें जो ये सेंटेंस है इसको पढ़िए। ठीक है, सेंटेंस पढ़िए और एक जो इसके लिए फिट प्रीपोजिशन बैठता है वो लगाइए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, माई हाउस इज, मेरा घर इज है, मतलब मेरा घर है द फ्लोर। फ्लोर मीन्स क्या हुआ, मीन्स कौन से तल्ले पे है ना, कहते हैं ना कौन दूसरे मंजिले पे, तीसरे मंजिले पे, इस तरीके से इनका कहना है। मतलब एक कोई बिल्डिंग है जिसकी पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल है, चौथी मंजिल, इस तरीके से है कोई बिल्डिंग है। तो इनका कहना है कि माई हाउस इज द फ्लोर। ठीक है, तो कौन सा प्रीपोजिशन, अच्छा प्रीपोजिशन होता क्या है, क्या होता है प्रीपोजिशन, जो कि इस हेल्पिंग वर्ब को और इस सब्जेक्ट से रिलेट करेगी। ठीक है, कनेक्ट करेगी। तो चलिए देखते हैं, अगर हम लोग लगाएं इज एट द फ्लोर, तो एट द फ्लोर वहां नहीं लगाता। एट द फ्लोर एक पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए लगाया जाता है, तो एट नहीं लगेगा यहाँ पे। जो बेस्ट प्रीपोजिशन है वो है ऑन द फ्लोर। ठीक है, कैसे, जैसे आप इसको अच्छे से रीड करिए, अभी ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे। माई हाउस इज ऑन द फ्लोर। ठीक है, तो मेरा घर ऑन द फ्लोर है, मतलब फ्लोर के ऊपर है। ठीक है, माई हाउस इज ऑन द फ्लोर। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करते हुए चलना है। ठीक है, ऑन द फ्लोर ही होगा, इन द फ्लोर हो नहीं सकता, अंडर द फ्लोर हो नहीं सकता, जमीन के अंदर घर होता नहीं है। वैसे हो सकता है अंडरग्राउंड, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग है वो इस तरीके से नहीं है। एट तो तब लगाते हैं जब एक पर्टिकुलर प्लेस होता है वहां पे। ठीक है, जैसे आप लोगों के लिए मैंने देखिए इस तरीके से फिगर आउट करके इसमें मैंने लिए हैं, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है कि प्रीपोजिशन क्या है। चलिए देखते हैं। अगर आप कार के अंदर बैठे हैं तो आप बोलोगे इन द कार। अगर आप इसके जस्ट ऊपर हैं, ठीक है, इस बिल्ली के देखिए ये ऊपर है, ये कोई चीज़ है जो फ्लाई कर रही है,
तो क्या बोलेंगे, एबव बोलेंगे। जैसे एरोप्लेन फ्लाई एबव आवर हेड, ठीक है, एबव एबव बोलेंगे, ठीक है, जस्ट ऊपर, अगर हमारे ऊपर से कोई चीज जा रही है, ठीक है, तो उसको एबव बोलेंगे, ऊपर है अगर कोई चीज तो, ठीक है। ये दो पेड़ है, देखो दोनों पेड़ के बीच में यहाँ पे बिटवीन लगाया गया है, तो अगर आप इसके बीच में हो तो क्या बोलोगे, आई एम इन बिटवीन द टू ट्री, ठीक है। ये पहला, ये एक पेड़ है, एक दूसरा पेड़ है, उसके बीच में अगर हो तो उसके लिए बिटवीन लगाते हैं, ठीक है। आप अगर किसी रेस में रनिंग कर रहे हो, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है, आप सेकंड नंबर पे हो, तो आप क्या बोलोगे, आई एम आफ्टर दिस, ठीक है। तो ये जो भी है, राम श्याम जो भी है, आफ्टर लगाते हैं, मतलब इसके बाद अगर आप हो तो, ठीक है। ऑन देखो कहाँ लगाते हैं, जैसे आप बेड हो, बेड बेड है आपका, ठीक है, बेड पे आप क्या है, लेटे हुए हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे बेड पे आराम कर रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हो, आई एम ऑन द बेड, ऑन द बेड होगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं, ये क्या है भाई, ये है टेबल, ये टेबल है, टेबल के नीचे देखो, नीचे बिल्ली है, ठीक है, तो ये बिल्ली हो या कुत्ता हो जो भी है, देखो तो इसमें क्या है कि टेबल के नीचे है, तो इसको बोलेंगे अंडर द टेबल, ठीक है, तो कैट इज अंडर द टेबल, ठीक। चलो आओ एक नेक्स्ट देखते हैं, एक्रॉस। एक्रॉस क्या होता है, एक्रॉस प्रिपोजिशन लगाते हैं हम लोग, एक्रॉस मतलब किसी के किनारे, अगर किसी किनारे, जैसे एक्रॉस, ये मुझे लग रहा है कि ये जैसे ये देखो, ये है ना, ये एक्रॉस द क्या है, रोड बोल लो या अक्रॉस द ट्री बोल लो, ठीक है। चलो ये हो गया। बिफोर, बिफोर किसको कहते हैं हम लोग, पहले, जब जब कहते हैं ना, आई एम बिफोर, आई एम कम बिफोर यू, मतलब मैं आपसे पहले आया हूँ, ठीक है, मैं आपसे पहले आया हूँ, ठीक है। अच्छा, पेड़ के पीछे, पीछे के लिए क्या यूज करते हैं, पेड़ के जस्ट पीछे है ना, ये देखो ये छुपा हुआ है पेड़ के पीछे, ठीक है, तो पेड़ के पीछे के लिए आप क्या यूज करोगे, बिहाइंड, ठीक है। नेक्स्ट टू मतलब इसके बाद, क्या है, इसके बाद कहते हैं ना, इसके बाद, इसका मतलब होता है इसके बाद, ठीक है, तो आप यूज करोगे नेक्स्ट टू। अगर आप कोई सर्किल है, जैसे इसके एकदम सेंटर पे खड़े हो, तो आप बोलोगे इन द मिडिल, ठीक है, बीचों बीच एकदम, ठीक है। कोई चीज आप एक से मतलब दो लोगों से ज्यादा चीजों में, दो लोगों से ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट एमंग दीज बॉयज, तो एमंग दीज बॉयज का मतलब है उसमें बॉयज के जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, दो से ज्यादा हैं, ठीक है। अगर आप बोलते कि प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट इन बिटवीन टू बॉयज, तो टू बॉयज के लिए तो बोलेंगे बिटवीन, ठीक है। लेकिन अगर एमंग बोलते हैं हम लोग, एमंग बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो एमंग होता है, एमंग तब यूज किया जाता है जब दो से ज्यादा लोगों के लिए संबोधन यूज करना हो, ठीक है। तो देखो जैसे एक दो तीन इस तरीके से हैं, तो एमंग ये लगाया, ठीक है। चलो इसके बगल में कोई भी चीज होगी तो उसको नियर बोलेंगे, नियर द टेबल, नियर द चेयर, इस तरीके से। इस पेड़ के जस्ट सामने खड़ा है देखो एक बिल्ली या कुत्ता, तो इन फ्रंट बोलेंगे, ठीक है, छाया ले रहा है, ठीक है। अराउंड, अराउंड बोलेंगे, अगर जैसे ये पेड़ है उसके चारों तरफ अगर ये चक्कर लगा रहे हैं तो बोलेंगे अराउंड द ट्री, ठीक है। तो अगर अगर जैसे कैट बोलेंगे तो कैट इज मूविंग अराउंड द ट्री, ठीक है। अब देखो एट का, मैंने कहा ना कि एट का यूज क्या करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, तो जैसे एट द डोर, आई एम एट द डोर, दरवाजे के जस्ट मतलब दरवाजे पर हूं, मैं कहाँ पे खड़ा हूं, दरवाजे पर हूं, तो आई एम एट द डोर बोलेंगे, ठीक है, एट द डोर। नेक्स्ट देखते हैं, अवे फ्रॉम, मतलब रोड, रोड से दूर जाना, किसी चीज से दूर जाते हुए, तो अवे फ्रॉम लगाएंगे, ठीक है। बिहाइंड तो आप पता ही चल गया पीछे, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ठीक है, तो आप बगल में खड़े हो यहाँ पे इसके, तो इसलिए इसको बिसाइड बोलेंगे, ठीक है। बेनेथ भी यूज करते हैं हम लोग पास में, नियर के लिए, ठीक है। आउट बोलते हैं आउटसाइड द होम, यू आर आउटसाइड द होम, ठीक है। तो इस तरीके से देखो इतनी सारी प्रिपोजिशंस मैंने आपको बताई है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा मैं कर नहीं सकता, अगर और आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है तो थोड़ा बुक उठा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस में जितना था उतना मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी, कहाँ अंडर लगता है, जितने भी प्रिपोजिशंस हुए हैं यहाँ पे वो सब आपके काम के हैं, ठीक है, आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इस तरीके से आपको समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसीलिए मैंने बोला ना कि आपको एक क्वेश्चन तो मैं बता ही रहा हूँ, एक क्वेश्चन का आंसर तो बता ही रहा हूँ, लेकिन उससे रिलेटेड आपको पूरी की पूरी नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने एग्जाम में बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। चलो आओ देखते हैं, लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द स्पीकर एट द फंक्शन, तो कह रहे हैं करेक्ट जो है वर्ड यहाँ पे लिखना है, इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तो मतलब ये ऐसा बोला जा रहा है कि कोई एक स्पीकर है, कोई एक भाषण देने वाला है जो फंक्शन में उसके लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कहेंगे कि हु इज, मतलब WHO, ठीक है, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। एट देखो एट लगा है ना, ये देखो प्रीपोजिशन एट द फंक्शन, कहाँ पे, फंक्शन पर,
ठीक है, फंक्शन पर कौन कौन स्पीकर है, ठीक है, तो हु इज द स्पीकर, कौन, क्या लगाएंगे, कौन, ठीक है, कौन है स्पीकर, फंक्शन में कौन स्पीकर है, ठीक है। वाई मीन्स क्यों, ठीक है। वैन मीन्स कब, व्हाट मीन्स क्या, ये तो समझ ही रहे हो आप, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसमें। अच्छा, ये तो क्वेश्चन आ गया है आपका कंप्यूटर लिटरेसी का, कोई दिक्कत नहीं है, आगे उसी को पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जो कंप्यूटर समझ पाती है, सीधे से आप समझो, लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर समझ पाती है। जैसे ये देखो, एक ही पर्सन है, आप ही वो मान लो, ठीक है, तो आप क्या जानते हो, आप हाई लेवल लैंग्वेज जानते हो। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है स्टूडेंट्स जो आप हो, मतलब अगर आप प्रोग्रामर हो, आप प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है, जैसे सी है, जावा है ना, हालांकि सी अलग लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन लेकिन सी है, जावा है, डॉट नेट है, इस तरीके की जो भी लैंग्वेजेस हम लोग सीखते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस, ठीक है, वो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं जो आप अपने लिए सीखते हो कंप्यूटर की भाषा को पहचानने के लिए, फिर वो डिकोड करता है कंप्यूटर। और इस तरीके की लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश वर्ड्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, कंटेन्स इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है। बट अगर आप मशीन लैंग्वेज की बात करोगे, ठीक है, तो वो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है उसको कौन समझता है, कंप्यूटर समझता है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में 0 1 0 1 0 1 का फॉर्मेट होता है, मतलब 0 और 1 दो ही ऐसे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं जो ये कंप्यूटर समझ पाता है। 0 1 की कोडिंग में यहाँ से ट्रांसलेटर या प्रोग्राम चेंज होता है और चेंज होके वो कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदल जाता है। तो जो भाषा कंप्यूटर समझ जाता है उसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं स्टूडेंट्स। और इस लैंग्वेज में बाइनरी नंबर्स 0 और 1 होता है, बस हर जगह ऑल वंस एंड जीरोस। तो 1 और 0 के अलावा इसमें कुछ नहीं होता। एक तरीके का ये कोड होता है 0 1 0 0 1 1, इस तरीके से, मतलब एक कोड होगा जिसको केवल कंप्यूटर समझ पाएगा। आप नहीं समझ पाओगे कि ये क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में। आप तो हाई लेवल लैंग्वेज समझ पाओगे जिसमें आपने प्रोग्रामिंग किया है कि आप क्या प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना यह है कि लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको, तो वो होता है, देखो यहाँ पे ये लिखा है मशीन लैंग्वेज, ठीक है, जो कंप्यूटर समझ पाता है, तो दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज एंड द आंसर इज सी, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू, मतलब प्रोनाउंसिएशन, जैसे हम लोग कहते हैं ना इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप सही नहीं कर रहे हो, तो प्रोनाउंसिएशन मतलब बोलचाल की जो भाषा है। जैसे अगर मैं जैसे आप ऐसे समझो कि हम लोग बोलते हैं ना होटल, ऐसे बोलते हैं ना होटल, तो होटल वर्ड यूज करते हैं होटल, लेकिन होटल को अगर दूसरे प्रोनाउंसिएशन में ब्रिटेन लैंग्वेज में या यूएस लैंग्वेज में बोलना है तो क्या बोलते हैं, होटल, ठीक है, होटल बोलते हैं। तो इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो बोलने का क्या है, एक तरीके का तरीका है, ठीक है। तो बोलने का क्या है, तरीका है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, साउंड किस तरीके से निकल रही है किसी के मुंह से, उस बारे में है बताया जाता है, ठीक है। बाकी ये सब चीजें नहीं है, कॉन्सोनेंट पंक्चुएशन या डिप्थोंग, ये क्या लिखा है ना, डिप्थोंग, ठीक है, डिप्थोंग्स नहीं है, और न तो कॉन्सोनेंट्स है न तो पंक्चुएशन है, ये नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड है, साउंड प्रोड्यूस करने का तरीका है ये, और कुछ नहीं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जिसको बोलते हो आप कि प्रोनाउंसिएशन सही करो, प्रोनाउंसिएशन मीन्स आप बोलने का तरीका सही करो, ठीक है। बोलने का तरीका मीन्स आप कोई गंदा वर्ड नहीं बोल रहे हो, लेकिन आप सही नहीं उच्चारण कर रहे हो, ठीक है, ये चीजें। चलो आओ अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है रीअरेंजमेंट, ठीक है, रीअरेंजमेंट, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। मतलब आपके पास दिया है टीचर, आपके पास दिया है स्कूल, वर्कड, सी ए एज। तो ऐसा लगता है कि कोई एक लेडीज टीचर है जो कि स्कूल में वर्क करती है, तो उसके लिए अगर आप मिला हो तो देखो, जैसे पहला पहला ऑप्शन देखो, स्कूल वर्कड एज ए सी टीचर, ये तो मीनिंगफुल सेंटेंस है नहीं, उल्टा सीधा लिखा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, मतलब वह वे, मतलब लड़की के लिए बोला जा रहा है या औरत के लिए बोला जा रहा है कि शी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, वो स्कूल टीचर की तरह वर्क करती हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है। सी भी देख लेते हैं, सी टीचर, सी टीचर का क्या मतलब है, सी भी एक तरीके का नाउन है या प्रोनाउन मान लो, और टीचर भी नाउन है, तो नाउन प्रोनाउन एक साथ ऐसे कैसे आ गया, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। वर्कड सी, वर्कड सी, वर्ब पहले आता ही नहीं है नाउन के, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर कौन सा सही हो गया, बी आंसर इज द करेक्ट वन आंसर, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस इज सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड। चलो देखो, एक इंपॉर्टेंट बात है ये इसमें, देखो एक्सप्रेसेस मतलब जो एक्सप्रेस करता है सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब एकाएक और बहुत ज्यादा एक फीलिंग प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट्स उसको हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड है ना विच इज यूज टू एक्सप्रेस द सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, याद रखना इस चीज को।
ठीक है। पंचेशन को मैं आगे चल के बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। ये भी ठीक है। कंजेशन कंजक्शन भी एक तरीके से वही है, लेकिन मान के चलो कि इस तरीके के वर्ड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं कंजक्शन, जहाँ पे एक्सक्लामेटरी साइन लगाते हैं, जैसे हाय, ठीक है, जैसे बोलते हैं बाय, ठीक है, जैसे बोलते हैं गुड नाइट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। या फिर हाँ, या फिर एक तरीके से आप ऐसे समझो, जैसे आप लिखते हो ना हाय, तो हाई के आगे एक्सक्लामेटरी ये मार्क होता है, तो जहां जहां पे ये मार्क होता है वहां पे कुछ संबोधन हो रहा हो, तो संबोधन के लिए हम लोग कंजेशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से, लेकिन आपका आंसर यहाँ पे क्या है? आंसर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग। फीलिंग किस टाइप की? जैसे मान लो सैडनेस वाली फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग, या फिर कोई जैसे मान लो एक एक्सीडेंट हुआ, आ से आवाज आई, उस टाइप से, ठीक है। तो ये सारी फीलिंग्स को शो करने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं। आगे स्टूडेंट्स है व्हेन यू ग्रीट। ग्रीट मीन्स क्या होता है? एक तरीके से मतलब मिलना मिलना या संबोधन करना, ठीक है। जैसे जैसे आप किसी से मिलते हो तो आप क्या बोलते हो? हाय, ठीक है। आप बोलते हो जैसे जैसे मान लो हेलो, इस टाइप से बोलते हो ना। तो आपको मैं अभी बताता हूँ कि कौन सा फॉर्मल और कौन सा इनफॉर्मल वर्ड होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका ग्रीट वर्ड है, ग्रीट, उसको ग्रीट का मतलब होता है जैसे किसी से मिलोगे तो अभिवादन या करना या फिर स्वागत करना भी बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्रीट, ठीक। तो चलो देखते हैं ग्रीट। ग्रीट अब जैसे ग्रीट का मीनिंग क्या है? मैंने कहा ना कि अभिवादन करना। तो जैसे आप किसी से मिलते हो तो इनका कहना है कि वेन एवर यू मीट, मतलब वेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल्स, किसी उच्च अधिकारी से मिलते हैं, सच एज, जैसे आप अपने टीचर से मिलते हैं, अपने इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्टर से मिलते हैं या सुपरवाइजर से मिलते हैं, यू शुड यूज, आपको यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? हेलो नहीं, हेलो क्या है? थोड़ा सा ये तो हेलो तो उनके लिए यूज करते हैं जिनको आप जानते नहीं हो, ठीक है और हाय ये दोनों इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज़ हम लोग ऑफिशियल पर्सन्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इनफॉर्मल ग्रीटिंग हम लोग अपने फ्रेंड्स के लिए केवल यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स या अपने क्लोज रिलेशन में जो आपके लगभग बराबर एज के हैं उनके लिए आप इनफॉर्मल ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, इनफॉर्मल ग्रीट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हायर ऑफिशियल्स के लिए आपको फॉर्मल ग्रीट्स यूज़ करना पड़ेगा, मतलब फॉर्मल वर्ड यूज़ करना होगा स्टूडेंट्स। अच्छे वर्ड्स जो कि बोलने में अच्छे लगें और सुनने में भी उनको अच्छा लगे, ठीक है। तो जैसे आप हेलो बोल सकते हो, ठीक है। आप हेलो बोल सकते हो, हाउ आर यू बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, अगर दोपहर है तो गुड आफ्टरनून बोल सकते हो, शाम है तो गुड इवनिंग बोल सकते हो, है ना। जैसे आप गुड इवनिंग सर बोलोगे, ठीक है, तो बोलोगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब अगर आपको किसी से पूछना ही है तो व्हाट आर यू डूइंग, क्या क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं आप, है ना। इट्स नाइस टू मीट यू, ठीक है, ये भी संबोधन होता है, ठीक है, कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है। हाउ इज इट गोइंग, क्या चल रहा है, ठीक है, कैसा चल रहा है ये। हाउ आर यू डूइंग, मतलब कैसे आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। गुड टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा, ठीक है। जैसे देखो ये फॉर्मल है, अच्छा वर्ड है, ठीक है। गुड इवनिंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया, ठीक है। इट्स नाइस टू मीट यू हो गया। ये सारे वर्ड्स बहुत ही फॉर्मल हैं, ठीक है। नाइस टू मीट यू हो गया, ठीक है। इट इज़ ए प्लेजर टू मीट यू हो गया, इस तरीके से, ठीक। तो जब भी आप अपने टीचर्स से मिलते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे इन सारे सेंटेंस में जो यहाँ पे ऑप्शन दिया है उस हिसाब से आपको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। आप वैसे भी समझ रहे हो इस बात को कि आप गुड मॉर्निंग कब बोलते हो? जब भी आप डे के स्टार्टिंग में या फिर कहीं भी होते हैं और आप अपने टीचर से मिलते हैं, अपने इंस्ट्रक्टर से मिलते हैं, तो आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून इस तरीके के वर्ड्स यूज करने चाहिए, ठीक है, विश करना चाहिए। चलो और नेक्स्ट देखते हैं, इसको याद रखना, ये जो टेबल मैंने आपके लिए दिया है यहाँ पे दिया है विच इज द साइलेंट लेटर इन वर्ड आंसर, ठीक है। तो देखो ना, मैंने बोला ना आंसर, तो आंसर ऐसे लग रहा है, तो डब्लू क्या लग रहा है? डब्लू लग रहा है साइलेंट है, तो डब्लू इज द साइलेंट। साइलेंट का मतलब होता है जैसे लिखा तो है इसमें, लेकिन आप उसका कोई मीनिंग यहाँ पे, मतलब कुछ भी आप बोलते समय ऐसा नहीं लगता कि वो लिखा है। जैसे आप अगर मैं बोलूँ आंसर, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर, ठीक है। देखो इसको भी आप आंसर ही पढ़ोगे, लेकिन सही आंसर लिखने का तरीका क्या है? ANSWER। तो आंसर नहीं बोलते हैं हम लोग, आंसर बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डब्लू क्या है यहाँ पे? डब्लू इज अ साइलेंट लेटर, ठीक है। डब्लू इज अ साइलेंट लेटर, ठीक है, साइलेंट लेटर, ठीक। चलो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। मज़ा आ रही है? अगर मज़ा आ रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, बनता है भाई, एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, चैनल को, और शेयर भी कर दिया करिए अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है। अपने साथी लोगों को अगर आप शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी,
ठीक है। तो क्या करेंगे आप, लाइक शेयर एंड बेल आइकन पे प्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए कॉमेडी हो गई थोड़ी सी, है ना। और देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच वन इज ए डूज, मतलब क्या करना चाहिए ऑफ डिस्कशन, डूज ऑफ डिस्कशन इक्विटीज, मतलब क्या है ये शिष्टाचार, इसका क्या मीनिंग होता है शिष्टाचार। शिष्टाचार समझते हो क्या होता है शिष्टाचार? शिष्टाचार का मतलब होता है स्टूडेंट्स, जैसे आप किस तरीके से किससे बर्ताव करते हो, ठीक है, आप कितने प्रेम से किसी से बोलते हो, ठीक है, या आप किस तरीके के इंसान हो, आपका आपके खुद की अंदरूनी क्या विशेषताएं हैं जो आप किसी को बोलते समय आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या आप करोगे शिष्टाचार में, क्या क्या आता है, जैसे देखो, लॉस लॉस योर टेम्पर, ठीक है, अपने गुस्से को खत्म करना, लिसन टू अदर्स, ठीक है, दूसरों को सुनना, ठीक है भाई, दूसरों को सुनना है। और इसमें देखो कहाँ गया, हाँ ये टॉक अबाउट इररिलेवेंट डिटेल्स, मतलब जो बेकार की चीज़ें उनके बारे में बात करना। यूज इम्पॉलिट, हाँ इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज, ठीक है, रूड या इम्पोलाइट, जो पोलाइटली लैंग्वेज नहीं है उसका यूज करना नहीं, ये भी मतलब देखो, अब आप इसमें समझो क्या करना चाहिए, किस तरीके, मतलब शिष्टाचार अगर आप किसी से कर रहे हो, आप शिष्टाचार निभा रहे हो, तो आपको क्या नहीं करना है और क्या करना चाहिए। तो क्या डूज का मतलब होता है क्या करना है, इसमें ये खोजना है आपको इन आंसर्स में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो लूज योर टेम्पर मतलब अब गुस्से गुस्से में हो जाना, आग बबूला हो जाना, इसको कहते हैं लूज योर टेम्पर। नहीं, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसे करना ही नहीं है आपको। लिसन टू अदर्स, दूसरे की बातों को सुनना, बिल्कुल सही बात है, दूसरे की बातों को सुनना चाहिए, जिसमें जो आपको सही लगे वो फॉलो करना चाहिए। टॉक इन इररिलेवेंट, इररिलेवेंट का मतलब होता है जो सही ना हो, है ना, गलत डिटेल्स के बारे में बात करना, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, और रही बात जी मतलब इम्पोलाइट और रूड, रूड लैंग्वेज मतलब रूठी हुई भाषा में बोलना, ये भी गलत बात है। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत है, तो आंसर आपका हो गया बी, मतलब दूसरों की बातों को सुन लेना। ठीक है, ज़्यादा सही रहता है। चलो, बकबकाना नहीं है, दूसरा अगर कोई बोल रहा है तो उसकी बातों को सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप रिप्लाई करिए। ठीक है ना। चलो, अब इसमें पूछा गया है विच वन, क्वेश्चन नंबर 30 में देखो, विच वन इज इट डू नॉट, मतलब जो नहीं करना है आपको, कब, जब आप डिस्कशन कर रहे हो किसी शिष्टाचार भाषा में, अगर आप डिस्कशन कर रहे हो तो क्या नहीं करना चाहिए, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो क्या नहीं करना चाहिए। बी ओपन माइंडेड, ठीक है, कह रहा है कि क्या होना चाहिए आपको, ओपन माइंडेड होना चाहिए, या फिर यूज मॉडरेट टोन, या फिर लिसन टू अदर, या फिर आर्ग्यू अननेसेसरी। चलो देखो, ओपन माइंडेड तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी की बातें आपको बुरी लग रही है, थोड़ा ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड का मतलब खुले विचारधारा के होने चाहिए, मतलब हर तरीके की बातों से आप सहमत या सहमत हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे इरिटेशन होती है, ऐसा ना होना चाहिए, है ना। किसी भी ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टूडेंट्स इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एज ए कंपनी के एम्प्लॉय हैं स्टूडेंट्स, तो फिर इस तरीके की अगर आप फीलिंग रखेंगे अपने मन में, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। कोई आपको कुछ बोल दिया और आपको वो पसंद नहीं है, पता चला आपने कंपनी छोड़ दिया या उसको मारने लगे, है ना, तो ये तो गलत चीज़ें है ना। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए किसी से बात करते समय, आपको आर्गू अननेसेसरी, मतलब इधर उधर के फालतू के कमेंट नहीं करना है कि किसी को कुछ भी बोलने लगो। ठीक है, बाकी लिसन टू अदर, दूसरों को सुनो, ठीक है, मॉडरेट टोन यूज करो, बहुत चिल्लाओ नहीं, ठीक है, आराम से बोलो, ठीक है, मॉडरेट टोन यूज करना है, और टू बी ओपन माइंडेड, ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। आप खुद समझते हो, अगर आप खुले विचारधारा के होगे तो आपको हर तरीके के व्यक्ति से लगाव होगा, हर तरीके के व्यक्ति आपको लाइक करेंगे, हर तरीके के पर्सन्स आपके साथ में होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको शिष्टाचार करने के लिए ओपन माइंडेड होना जरूरी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चला क्या है, आंसर इसका है स्टूडेंट्स डी, मतलब इसमें ये बोला गया था क्या नहीं करना है, तो आपको आर्गू अननेसेसरी, मतलब बिना जरूरत के आपको फालतू बकबकाना नहीं है। ठीक है, तो ये आर्गू अननेसेसरी इज द करेक्ट वन आंसर। ठीक है, चलो आओ और देखते हैं, विच वन इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, क्लास थर्ड फोर्थ से, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क क्या है, स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक है, आगे बताऊंगा जब कंप्यूटर लिटरेसी बताऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे से इनको सबको समझाऊंगा मैं। चलो आगे देखते हैं, इसमें लिखा है विच वन इज ए कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर एक तरीके से नेचुरल नंबर होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं, या आप एक तरीके से ऐसे समझो कि कार्डिनल वर्ड कैसे पढ़ा है, जिसको आप काउंट कर सको, क्या कर सको, काउंटिंग नंबर एक तरीके के होते हैं, काउंटिंग नंबर्स को हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं, नंबर
कहते हैं, ठीक है, काउंटिंग जो कर सकते हो। तो देखो काउंटिंग कहाँ से, जैसे बोलते हैं 1 2 3 4, इस तरह करके जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो हैं कार्डिनल नंबर। ध्यान रखना जीरो कार्डिनल नंबर नहीं है, याद रखना किसी किसी जगह पे दिया गया है लेकिन ये गलत है। जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से जो शुरू होते हैं उसको कहते हैं, ये होल नंबर हो जाता है। अगर आप 0 1 2 2 3 ऐसे करने लगते हो, ये सब नंबर्स लिखते हो जीरो को इंक्लूड करते हुए, तो वो होल नंबर है। बट नेचुरल नंबर इज अ कार्डिनल नंबर, और बेसिकली कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड एज द काउंटिंग नंबर, मतलब जिस नंबर्स को आप काउंट कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनको सबको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो काउंटिंग नंबर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। ये तो 10 क्या है, ये जो 10 लिखा हुआ है वो क्या है, आपका कार्डिनल नंबर है, ठीक है। चलो आगे भी देखते हैं, फिर से आप बताइए, इसमें इसमें आप बताइए कार्डिनल नंबर कौन सा है। तो ये तो रोमन नंबर है, ये भी रोमन नंबर है, ये कार्डिनल नंबर, इसको आप काउंट कर सकते हो, मतलब लिखा है 3। हालांकि ये भी वही लिखे, लेकिन ये दूसरे उसमें है, नंबर सिस्टम में है, उसको हम लोग नहीं है। वो तो क्या है, जैसे बाइनरी होता है ना, जैसे रोमन अंक होता तो वो रोमन है, ठीक है। चलो आओ यहाँ देखते हैं, विच वन इज द कार्ड, फिर से वही कार्डिनल नंबर का क्वेश्चन। तो 1 इज द कार्डिनल नंबर, फर्स्ट 10th ये सब नहीं है, ठीक है। 1 सीधे न्यूमेरिक वैल्यूज पे आपको आना है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं, फिर से कार्डिनल नंबर 1, ठीक है। तो ये है 1, इसको 1 बोलोगे ना, इंग्लिश में लिख दिया है भले अल्फाबेटिकल उसमें, लेकिन 1 लिखा हुआ है, ठीक है। लिखा है विच वन इज द एक्सक्लामेटरी, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जहां पे देखो इस तरीके के साइन लगे होते हैं, ठीक है। एक्सक्लामेटरी साइन लगा होता है, ये एक्सक्लामेटरी साइन है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी साइन देखो कहाँ लगा है, इसमें लगा है, नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा, क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है, स्लैश, मतलब ये क्या है, इसको क्या बोलते थे, ध्यान से उतर गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। और ये देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ये लगा है, और देखो सेंटेंस पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा, ऐसा लगता है मतलब कोई एक पर्टिकुलर बात, या आप इम्प्रेस हुए हैं किसी चीज से। देखो कैसे लग रहा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज, कितना अच्छा घर है ये, है ना, कितना अच्छा घर है ये, मतलब आप क्या हुए, इंप्रेस हुए, आपके अंदर एक फीलिंग आई, तो वहां पे आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगाते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है। तो बाकी सब में देखो, इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस नॉर्मल सेंटेंस है, इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, इज इट, हाँ इज इट, क्या ये ब्यूटीफुल हाउस, ये तो क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन है, आप तो खुद ही पूछ रहे हो, ठीक है। योर हाउस इज ब्यूटीफुल नॉर्मल सा सेंटेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से है। चलो आओ, विच वन इज द एक्टिव वाइज। अब ध्यान से सुनो, पहले तो आपको सबसे सिंपल बता देता हूँ, जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं वो सभी एक्टिव वाइज ही होते हैं। और आपको समझने के लिए मैं बता दूं कि जो जिसमें बाई लगा होता है वो डेफिनेट एकदम निश्चित है कि वो क्या होते हैं, पैसिव सेंटेंस होते हैं, पढ़े भी हो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं इस बात को, उसको कहते हैं पैसिव वाइज। तो पैसिव वाइज सेंटेंस में बाई लगा होता है, और एक्टिव वाइज सेंटेंस में विदाउट बाई, मतलब बाई नहीं लगा होता। तो चलो जरा खोजते हैं इसमें, राम हैज पास द एग्जाम, ठीक है, चलो ये हो सकता है। द बॉल वॉज कैच्ड बाई लगा है, देखो इसमें। द बुक वॉज बीइंग रीड बाई हर, बाई लगा है, ठीक है। वी वेयर ड्राइवन मतलब ड्राइवन होम बाई डैड, तो बाई लगा है। अब देखो मैंने कहा कि जिसमें बाई लगा होगा स्टूडेंट्स वो सब क्या होंगे, पैसिव वाइज होंगे। यहाँ पूछा जा रहा है विच वन इज इन एक्टिव वाइज, तो फर्स्ट सेंटेंस इज इन एक्टिव वाइज, कैसे, राम हैज पास द एग्जाम, राम ने अपना एग्जाम पास किया, ठीक है। तो इसको एक्टिव वाइज में बोलेंगे हम लोग। चलो आओ आगे देखते हैं, बाई लगा होता तो क्या होता, पैसिव वाइज होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला गया विच वन इज द पैसिव वाइज, इज इन पैसिव वाइज। तो मोहन इज पेंटिंग ए हाउस, सिंपल है, एक्टिव वाइज है। शी वॉज रीडिंग ए बुक, एक्टिव वाइज है। हर बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड बाई अस, ठीक है, बाई अस लगा है, तो इसका मतलब थर्ड सेंटेंस इज द करेक्ट वन, पैसिव वाइज में लिखा है। आई हैव सीन दैट मूवी, ये तो एक्टिव वाइज है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट वन आंसर, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं, विच वन इज नॉट ए कंजंक्शन। कंजंक्शन किसको कहते हैं, ध्यान से समझना, जो दो नाउन को जोड़ दे, मतलब दो प्रोनाउन को या दो नाउन को जोड़ दे, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। तो देखो यहाँ पे जो एंड है वो क्या है स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है वो क्या है, ये जो एंड लिखा है वो क्या है, वो एक तरीके का कंजंक्शन है, ठीक है। जैसे राम और श्याम, ठीक है, राम या श्याम, तो राम या श्याम, तो और क्या लिखा हुआ है, कंजंक्शन लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें कह रहा है कौन सा कंजंक्शन नहीं है, तो एंड भी है, ठीक है, एंड भी है, और भी है, ठीक है, बट भी है, ठीक है। जैसे राम, जैसे लिखेंगे राम बट नॉट श्याम, बट नॉट श्याम, तो इस तरीके से लिख सकते हो, बट भी है।
ऑन बताओ, ऑन है क्या? ऑन तो अभी हम लोगों ने प्रीपोजिशन में पढ़ा था, पहला ही क्वेश्चन था आज का। ठीक है, तो ऑन क्या है? एक तरीके का प्रीपोजिशन है। तो डी आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। इन्होंने कहा है कि कौन सा कंजंक्शन नहीं है। कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं स्टूडेंट्स, कंजंक्शन वो वर्ड होते हैं जो दो नाउन को जोड़ते हैं, दो नाउन को या प्रोनाउन को। ठीक है, प्रोनाउन को जोड़ते हैं स्टूडेंट्स, जोड़ने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे राम एंड श्याम, तो एंड जोड़ने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, राम और श्याम और जोड़ने के लिए काम कर रहा है। राम बट नॉट श्याम, बट भी लगा है तो वो भी कंवेंशन है। ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल ऑफ, मतलब रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का मतलब होता है अगर आप सबसे आगे हो, आप एक तरीके से लीडर हो, किसी जगह पे आप लीडर हो। ठीक है, तो लीडर हो आप, तो इसका मतलब आपके पास क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, जरा देखते हैं। तो एबिलिटीज में सबसे पहले जैसे इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स आपके लिए, बुल्ड कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस बुल्ड अप करना चाहिए ना भाई सबका, तो ये तो सही है। तो नॉट यहाँ बोला गया है, आपको बोलना है जो निगेटिव सेंटेंस है इसका। चलो देखते हैं। डेवलप्स लिसनिंग स्किल, क्या स्किल डेवलप होनी चाहिए आपके अंदर? अगर आप कोई रोल लीड प्ले कर रहे हो, पहले आप समझो रोल लीड, रोल प्लेयर होता क्या है। तो रोल प्लेइंग का मतलब होता है एक तरीके से आप लीडर हो। ठीक है, अगर आप लीडर हो तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करना जाने सबका। ठीक है, डेवलप करना चाहिए लिसनिंग स्किल, है ना, सुनने की स्किल होनी चाहिए आपके पास। डेवलप्स क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये भी होना चाहिए भाई। क्रिएटिव प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने का आपके पास तरीका होना चाहिए। और रही बात डेवलप्स बोर्डम, बोर्डम का मतलब होता है बोरियत फील कराना। तो क्या ये बोरियत फील कराओगे आप किसी को? आप खुद बोर होगे। ठीक है, तो ये तो लीडर की क्वालिटी नहीं है। ठीक है, अगर आप टीम लीडर हैं, अगर आप किसी कंपनी में टीम लीडर हैं, आपके अंडर में बहुत सारे वर्क करते हैं, तो क्या अपने टीम को बोर करा दोगे? नहीं। तो यही है आपका सही आंसर, क्योंकि इसमें लिखा है विच वन इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ रोल प्लेइंग। अगर रोल प्लेइंग में हो आप तो क्या बेनिफिट नहीं है, तो ये है आपका। अगर आप बोरियत फील कराते हो तो वो रोल प्लेइंग नहीं है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। कह रहे हैं कौन सा वॉवेल नहीं है, कह रहे हैं विच वन इज नॉट ए वॉवेल। वॉवेल समझते हो स्टूडेंट्स? वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट होता है, तो वॉवेल में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, यू। तो देखो, एक दो तीन चार पाँच, पांच वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो अगर इनमें से देखो ये है कोई, तो इसमें कौन सा वॉवेल नहीं है? तो ए तो है, ई भी है, आई भी है, एफ क्या है? नहीं है। तो एफ इज द करेक्ट आंसर, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट तो समझते होगे, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। विच वन इज द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस, हाँ देखो, एटिक्वेट, एटिक्वेट, फिर से वही शिष्टाचार की बात कर रहे हैं हम लोग। तो शिष्टाचार में, ठीक है, शिष्टाचार ऐसे लिखते हैं हिंदी में, सिटी वाला सा होता है क्या, है ना, शिष्टाचार। तो सुनो, शिष्टाचार में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड, मतलब इक्विटीज। ठीक है, तो गुड इक्विटीज के लिए आपको बोलना है कि कौन सा इसमें गुड इक्विटीज है। ठीक है, सिटी वाला सा होता है। ठीक है, तो हाँ, तो देख लेते हैं पहला, वन शुड ड्रेस फॉर्मली। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, फॉर्मली ड्रेस होना चाहिए। वन शुड नॉट बी पंचुअल एट वर्क, ये तो गलत बात है, पंचुअल होना चाहिए अपने वर्क के लिए। वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंगटोन, तो फैंसी मोबाइल रिंगटोन की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे। गुड ऑफिस के लिए, गुड ऑफिस मतलब आप किसी एक अच्छे से ऑफिस में बैठे हो, तो वहाँ पे क्या ये सब जरूरी है? ये जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, और ना तो ये जरूरी है कि वन शुड लिटर, लिटर मतलब एक तरह से कबाड़, क्या कहते हैं उसको, कचड़ा। ठीक है, वन शुड लिटर वंस वर्क प्लेस, किसी के प्लेस को, वर्क प्लेस को आप गंदा करो, तो ये भी अच्छी बात नहीं है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका ये होना चाहिए कि वन शुड ड्रेस फॉर्मली, आप जो ड्रेस पहने हो स्टूडेंट्स वो फॉर्मल ड्रेस हो, जिससे, जैसे कहते हैं ना कंपनी में सबको एक ड्रेस कोड क्यों दिया जाता है, जिससे आप ये ना हो कि भाई कोई ऊंचा है, कोई ज़्यादा सैलरी पाता है, कोई डाउन पाता है, तो उसको अलग अलग नहीं होना चाहिए, है ना। कंपनी में तो सभी लोग वर्क कर रहे हैं, सभी लोग वर्क कर रहे हैं, कोई हायर पोस्ट पे कर रहा है, कोई जूनियर पोस्ट पे कर रहा है, लेकिन कपड़ों में अंतर नहीं होना चाहिए ना। कोई कोई भी कपड़ा पहन के नहीं चला आएगा कि कोई जीन्स टी शर्ट ऐसा नहीं आना। तो एक ड्रेस कोड होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई चीजें मैं आपको बताता हूं। इसमें दिया गया है वर्ड दैट इज प्रोनाउंस द सेम एज अनदर वर्ड, मतलब
बोलने की तरीका तो बोलने का तरीका तो सेम है। दो वर्ड है आपके पास, मान लिया एक वर्ड ये है, एक दूसरा वर्ड ये है, दोनों के बोलने का तरीका तो सेम है, मतलब प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अगर आप करोगे तो दोनों को बोलने का तरीका तो सेम है, बट डिफर्स इन मीनिंग, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, ये इसमें बोला गया है कि उसको हम लोग बोलते क्या है। तो उसको स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं होमोफोन्स। ठीक है, उसको बोलते हैं होमोफोन्स। अब आपको मैं पूरी डिटेल बताता हूँ कि होमोफोन्स, ठीक है, होमोग्राफ, ठीक है, डिप्थ्रोन, और ये क्या है, सिलेबल। ठीक है, सिलेबल किसको बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं, ये सब मैं बताता हूँ। यहाँ आप देखो, सेम प्रोनाउंसिएशन यहाँ लिखा है, प्रोनाउंस द सेम। प्रोनाउंस द सेम का मतलब होता है सेम प्रोनाउंसिएशन, बोलने की जो तरीके हैं वो सेम हो लेकिन उनकी मीनिंग अलग हो, तो उसको क्या कहते हैं? होमोफोन्स। देखो यहाँ लिखा है होमोफोन। होमोफोन में ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, मीनिंग अलग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आपको बताता हूँ कि गैसेस और गैसेस, ठीक है, गैसेस का मीनिंग अलग है, गैसेस का मतलब अलग है। ठीक है, गैसेस का मतलब, एक का मतलब होता है हवा, एक का मतलब होता है वही गैस, गैस की बात कर रहे हैं जो सिलेंडर जैसे इस तरीके की गैसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम्स वर्ड क्या होते हैं? आप देखो, सेम मीनिंग जो होते हैं उसको सिनोनिम्स बोला जाता है। जैसे आप किसी भी वर्ड को जानते हो, उसका कोई भी एक अलग वर्ड जैसे यूज करते हो और कुछ, तो उसको क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स बोलते हैं। ठीक है, चलो, उसके अलावा देखो सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड्स क्या होते हैं? ठीक है, होमोफोन्स होते हैं, ये आप जानते ही हो। तीन तरीके के वर्ड होते हैं बेसिकली। देखो, मैं अलग कलर से इसको आपके लिए शो करता हूँ। देखो, सेम प्रोनाउंसिएशन एक होता है, एक होता है सेम स्पेलिंग होती है लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग होती है। एक होते हैं सेम मीनिंग होती हैं, ठीक है, सेम मीनिंग होती हैं लेकिन अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उसको हम लोग सिनोनिम्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक सेम मीनिंग वाले वर्ड होते हैं, एक सेम प्रोनाउंसिएशन वाले वर्ड होते हैं और एक सेम स्पेलिंग वाले होते हैं। ठीक है, चलो सेम स्पेलिंग वाले जैसे मैं आपको देखो बताता हूँ। सेम स्पेलिंग वाले में जैसे आप, एक वर्ड है डिजर्ट। क्या वर्ड है? डिजर्ट। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये यहाँ देखो, डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब होता है लीव, और एक डिजर्ट का मतलब होता है एरिड एरिया, मतलब एक बंजर भूमि, उसको क्या कहते हैं? डिजर्ट। जहाँ खेती नहीं होती उसको डिजर्ट एरिया बोलते हैं ना, बलुई रेगिस्तान जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और एक डिजर्ट का मतलब होता है लीव, मतलब छोड़ देना। ठीक है, कोई चीज छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देने को भी हम लोग डिजर्ट बोलते हैं। तो देखो, डिजर्ट की स्पेलिंग यहाँ सेम है, यहाँ पे डिजर्ट जो लिखा है वो सेम ही लिखा हुआ है। तो डिजर्ट का मतलब दो चीजें हो गई, या तो आप छोड़ देना बोलो या तो आप फिर मरुस्थल बोलो, तो क्या है? सेम स्पेलिंग है। ठीक है, बोल भी वही रहे भाई, बोलेंगे तो वही, जाहिर सी बात है जब सेम स्पेलिंग है तो डिजर्ट का मतलब होता है आपका जंगल, मतलब जंगल नहीं, रेगिस्तान, और छोड़ देना भी इसका मीनिंग होता है। तो डिजर्ट का मतलब या तो आप लीव बोलो, LEAVE, लीव मीन्स छोड़ देना, या डिजर्ट का मतलब आप रेगिस्तान बोलो। ठीक है, एरिड एरिया बोलो, जहाँ पे बारिश नहीं होती है उसको एरिड एरिया बोलते हैं। ठीक है, एरिड रीजन भी बोल सकते हो, रीजन, एरिड रीजन भी देखो डिजर्ट का मतलब होता है, और लीव भी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेम स्पेलिंग का एक डिजर्ट वर्ड जो कि अलग अलग मीनिंग होती हैं। ठीक है, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, तो देखो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोग्राफ। देखो ध्यान से सुनो, होमोग्राफ, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। तो देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जरा देखो, होमोग्राफ जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ? सेम स्पेलिंग, सेम स्पेलिंग, ठीक है, सेम स्पेलिंग है बट मीनिंग क्या है? मीनिंग इज अ डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट मीनिंग है। इसी तरीके से देखो, ये है डिफ्थ्रो, ये क्या होता है? चलो इसको छोड़ो। ठीक है, ये होता है सेलेबल। सेलेबल का देखो क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? सेलेबल का मतलब होता है आपका ए वर्ड, और मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो कंटेन करे वन वॉवेल साउंड। ठीक है, तो कोई भी, जैसे मान लो एक कोई वर्ड है जिसमें एक वर्ड क्या है? वॉवेल है, एक अल्फाबेट वॉवेल है, तो उस तरीके के वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? उस शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? सिलेबल बोलते हैं। ठीक है, और एक जो इसमें आपको मैं ये बोल रहा हूँ ना, डिप्थोंग, डिप्थोंग। ठीक है, तो डिप्थोंग को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डिप्थोंग को बोला जाता है, जैसे मान लो उसमें एक ही, मतलब टू वॉवेल साउंड होंगे, लेकिन जैसे जैसे आपको मैं इसको एग्जांपल से बताता हूँ, ये समझ पाओगे। जैसे मान लो आपके पास, इसकी बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी की, आपको लिखा है फाइन, फाइन लिखा है। तो फाइन में देखो पढ़ क्या रहे हो? फाइन, FIN, तो ऐसा लग रहा है FIN पढ़ रहे हो, लेकिन इसमें दो वॉवेल्स का यूज हुआ है। आई, आई एक वॉवेल है और ई भी एक वॉवेल है। ठीक है, तो दो वॉवेल्स का यूज हुआ है लेकिन एक वॉवेल साइलेंट जैसे महसूस हो रहा है, मतलब हैं तो दो वॉवेल लेकिन उच्चारण एक ही का आप बोल रहे हो। जैसे फाइन वर्ड यूज करो ना, फाइन मीन्स अच्छा है। ठीक है, तो फाइन,
तो फाइंड में FINE ही लिखा हुआ है, ई भी लिखा है, आई भी लिखा है, लेकिन ई यहाँ पे कुछ भी मीनिंग नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं डिफ्थोंग। ठीक है, डिफ्थोंग बोलते हैं। तो डिफ्थोंग इस तरीके से जिसमें दो वॉवेल्स हैं, और सेबल किसको बोलते हैं? ठीक है, सिलेबल, सिलेबल बोलते हैं जिसमें एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल क्या हो, वॉवेल वर्ड हो। ठीक है, क्या हो, वॉवेल अल्फाबेट हो, वॉवेल अल्फाबेट हो। माफ करना जो भी उल्टे सीधे निकल रहे हैं वर्ड्स। ठीक है, जल्दी जल्दी में मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आपका ये हो जाए। चलो ठीक है, तो इस तरीके से है। बाकी देखो ये पूरा का पूरा चार्ट है आपके पास। ठीक है, इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी पीडीएफ्स के फॉर्मेट में मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ स्टूडेंट्स। तो अगर इसका सोल्यूशन आपको नहीं समझ में आता है, मान लो ऐसे, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं है, आपको यहीं समझना है स्टूडेंट्स। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको जाने का फ़ायदा तो है, आगे कॉम्पिटिशन क्लासेस के लिए मैं आपको बहुत सारे वीडियोज़ उसमें बना के भेजता हूँ। ठीक है, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय, जो भी कंपटीशन की क्लासेस की तैयारी करवाता हूँ, और इसके साथ साथ उसके लिए आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अपडेट्स मिलती रहती हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, प्राइवेट जॉब से रिलेटेड, हर एक चीज़ उस पर अपडेट करते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन, उस पर बॉक्स पे, उस पर जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके लिए बेहतर फ़ायदेमंद साबित होगी। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट्स, इसको जरूर बताना मुझे, लाइक जरूर करना अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी। ठीक है, जिससे मुझे भी लगे ना कि हाँ भाई आप लोगों को फायदा हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।